हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 36 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और जिनकी संख्या होती है 12। यानी कि 12 प्रश्न ऐसे हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर लघुत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 36 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 36 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। इसमें देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कृत्रिम संकरण, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की भी बोलते हैं, की प्रक्रिया में इच्छित गुणों वाले नर और मादा पौधों के बीच परागण कराया जाता है। इस विधि के 2 मुख्य चरण हैं, एक तो विपुंसन और दूसरा है बैंगिंग। फिर से देखिए, कृत्रिम संकरण हम की विधि व महत्व का हमें संक्षेप में वर्णन करना था। तो कृत्रिम संकरण, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, की प्रक्रिया में इच्छित गुणों वाले नर और मादा पौधे के बीच परागण कराया जाता है। इस विधि के 2 मुख्य चरण हैं, पहला है विपुंसन और दूसरा है बैंगिंग। तो देखिए, विपुंसन क्या होता है, और देखिए विपुंसन डायरेक्टली आपसे टिप्पणी पूछी जाती है विपुंसन के बारे में, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विपुंसन। इसमें आप लिखेंगे, इस चरण में द्विलिंगी फूलों जैसे जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं कि परागकोशों को चिमटी जैसी सहायता से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूल का स्वपरागण न हो पाए। यदि मादा फूल पहले से ही एक लिंगी है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। तो विपुंसन क्या होता है कि इस चरण में द्विलिंगी फूलों के परागकोशों को चिमटी जैसी सहायता से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूलों का स्वपरागण न हो जाए। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण होता है एक ही पौधे पर एक फूल से दूसरे फूल में जो होता है ना, वो होता है स्वपरागण। स्व यानी कि खुद, और परपरागण क्या होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जो होता है वो होता है परपरागण। ठीक है। यदि मादा फूल पहले से ही एकलिंगी है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, बात करें बैंगिंग की, तो बैंगिंग हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बैंगिंग। इसमें हम लिखेंगे विपुंसन फूल या मादा फूल को फिर एक उपयुक्त आकार के बटर पेपर या पॉलिथीन बैग से ढक दिया जाता है। यह बैग फूल को अवांछित परागकणों से संक्रमित होने से बचाता है। तो बैंगिंग क्या होता है? विपुंसित फूल या मादा फूल को फिर एक उपयुक्त आकार के बटर पेपर या पॉलिथीन बैग से ढक दिया जाता है। यह बैग फूल को अवांछित परागकणों से संक्रमित होने से बचाता है। अब देखिए, बात करें कृत्रिम संकरण के महत्व की, तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कृत्रिम संकरण का महत्व। इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? जो कृत्रिम संकरण है वो पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यह प्रजनकों को वांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। ये क्या करता है? यह प्रजनकों को वांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, इस तकनीक के माध्यम से रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। तो देखिए, कृत्रिम संकरण के क्या महत्व है? पहला तो है, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड, इसमें यह प्रजनकों को वांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें इस तकनीक के माध्यम से रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडी। अब देखिए, डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, आईयूडी की फुल फॉर्म बताइए। तो आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है? अंतःगर्भाशय युक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ से आपके यानी कि आपके क्वेश्चन से भी एक एक नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुविकल्प उत्तर में प्रश्न में भी हमसे डायरेक्टली पूछे जाता है। तो देखिए, अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडी और अनेक प्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडी और उनके अनेक प्रयोगों पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ यानी कि आईडीएस छोटे लचीले टी आकार के उपकरण हैं जिन्हें गर्भाशय को रोकने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। क्या होता है? अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडीएस
छोटे लचीले टी आकार के उपकरण है जिन्हें गर्भाशय को रोकने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ये दीर्घकालिक प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक यानी कि LARC के सबसे प्रभावी और सुविधाजनक रूपों में से एक है और उसे 12 साल तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के IUD उपलब्ध हैं जो कि निम्न है। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और ये वो क्वेश्चन है जो कि 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके 36 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 12 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 36 मार्क्स। तो देखिए 36 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनको भी कर लिया ना तो भी आप पास हो जाओगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें कॉपर IUD, तो ब्लैक पेन सेटिंग डालेंगे, लिखेंगे कॉपर IUD। इसमें लिखेंगे ये उपकरण तांबे के तार से लिपटे होते हैं। तांबा धीरे धीरे आयन छोड़ता है जो शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और अंडे का निषेचन रुक जाता है। इनमें कोई हार्मोन नहीं होता है और दूध पिलाने वाली माताएं भी इसको उपयोग कर सकती हैं। तो कॉपर IUD क्या है? ये उपकरण तांबे के तार से लिपटे होते हैं। तांबा धीरे धीरे आयन छोड़ता है जो शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और अंडे का निषेचन रुक जाता है। इनमें कोई हार्मोन नहीं होता है और दूध पिलाने वाली माताएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं हार्मोनल IUD। इसमें हम लिखेंगे ये लेवोनोजेस्ट्रेल नामक एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करता है। ये क्या करता है? ये लेवोनोजेस्ट्रोल नामक एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करता है। ये IUD गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और शुक्राणु के लिए गर्भाशय ग्रीवा को निष्क्रिय कर देते हैं। ये हल्के मासिक धर्म का भी कारण बन सकते हैं। तो हार्मोनल IUD क्या होता है? ये लेवोनोजेस्ट्रेल नामक एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करते हैं। ये IUD गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और शुक्राणु के लिए गर्भाशय ग्रीवा को निष्क्रिय कर देते हैं। ये हल्के मासिक धर्म का भी कारण बन सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं DNA प्रतिकृति, यानी कि DNA रेप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो DNA प्रतिकृति में कई एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मुख्य है हेलिकेज, प्राइमेज और DNA पॉलीमरेज। कौन कौन से हैं? तो DNA प्रतिकृति यानी कि DNA रेप्लिकेशन में कई एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मुख्य है हेलिकेज, प्राइमेज और DNA पॉलीमरेज। तो देखिए इसमें हेलिकेज का हम लिखते हैं यह एंजाइम DNA के दोहरे हेलिक्स को खोलता है, जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्ट्रैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। तो हेलिकेज में क्या होता है? यह एंजाइम DNA के दोहरे हेलिकेज को खोलता है, जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्ट्रैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं प्राइमेज। इसमें हम लिखते हैं यह RNA प्राइमर बनाता है जो DNA पॉलीमरेज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, क्योंकि एंजाइम खरोंच से संश्लेषण शुरू नहीं कर सकता। तो प्राइमेज में क्या होता है? यह RNA प्राइमर बनाता है जो DNA पॉलीमरेज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, क्योंकि एंजाइम खरोंच से संश्लेषण शुरू नहीं कर सकता। अब देखिए अगला पॉइंट है DNA पॉलीमरेज। इसमें हम लिखते हैं यह मुख्य एंजाइम है जो DNA स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और 2017 से 2025 तक बहुत पेपर सेट में आया हुआ है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से ये 2025 में तो बहुत बार पूछा गया है। तो द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करना है हमें। तो सबसे पहले हम ब्लैक पेन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें हम लिखेंगे यह बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इसका अर्थ है कि युग्मक निर्माण के दौरान
विभिन्न लक्षणों के कारक जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और मिश्रित होते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बताना था मैं, तो यह बताता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों के जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसका अर्थ है कि युग्मक निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के कारक जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और मिश्रित होते हैं। यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एक साथ दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और आकार का अध्ययन किया। अब मुख्य सिद्धांत की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य सिद्धांत और लिखेंगे यह सिद्धांत बताता है कि जीन जोड़े अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि जीन जोड़े यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं। अब देखिए बात करें प्रभाव की, तो प्रभाव में हम लिखेंगे एक लक्षण का वितरण जैसे बीज का पीला या हरा होना दूसरे लक्षण के वितरण जैसे बीज का गोल या झुर्रीदार होना को प्रभावित नहीं करता है। आगे हम इसमें लिखते हैं द्विसंकर क्रॉस में उदाहरण। इसमें हम लिखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे में गोल और पीले बीजों का झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे के साथ संकरण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लिखते हैं F1 पीढ़ी। तो ब्लैक पेन साइडिंग डालेंगे, लिखेंगे F1 पीढ़ी। इसमें लिखेंगे F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले यानी कि RRYY थे, क्योंकि गोल और पीला प्रभावी लक्षण है। अब F2 पीढ़ी में हम लिखेंगे जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हुए जो स्वतंत्र अपव्ययन को दर्शाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है 9 पौधे गोल और पीले बीज वाले, सेकंड है 3 पौधे गोल और हरे बीज वाले, थर्ड पॉइंट है 3 पौधे झुर्रीदार और पीले बीज वाले, और फोर्थ पॉइंट है 1 पौधा झुर्रीदार और हरे बीज वाला। तो यह 9:3:3:1 का फिनोटाइप अनुपात सिद्ध करता है कि बीज के आकार और बीज के रंग के लिए जिम्मेदार जीन अलग अलग और स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, ये जैसे फिनोटाइप अनुपात है ना 9:3:3:1, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया कि फिनोटाइप अनुपात क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये आपको अनुपात पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिका अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्राथमिक व द्वितीयक लसिका अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। क्या होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग है वो प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। और प्राथमिक अंग लिम्फोसाइटों के निर्माण और परिपक्वता के स्थल हैं, जबकि द्वितीयक अंग वे स्थान है जहां ये परिपक्व कोशिकाएं रोगाणुओं का सामना करती हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू करती हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे प्राथमिक लसिका अंग। इसमें हम लिखेंगे ये अंग प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या है, प्राथमिक लसिका अंग, ये अंग प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अस्थि मज्जा। यह वह मुख्य स्थान है जहां सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिनमें लिम्फोसाइट शामिल है बनती है, और बी लिम्फोसाइटों का परिपक्वन भी यही होता है। आगे देखिए, आगे हम करते हैं थाइमस। इसमें हम लिखते हैं यह एक विशेष अंग है जहां अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से पलायन करके टी कोशिकाओं के रूप में परिपक्व होते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें लिखते हैं हम द्वितीयक लसिका अंग। इसमें हम लिखेंगे ये अंग परिपक्व लिम्फोसाइटों के लिए ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं जहां वे एंटीजन यानी कि विदेशी पदार्थों के संपर्क में आते हैं और उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं लसिका ग्रंथियां। इसमें हम लिखेंगे ये छोटी बीन के आकार की संरचनाएं लसिका वाहिकाओं के साथ स्थित होती है जो लसिका द्रव को छानती है। यह लिम्फोसाइट्स लसिका में मौजूद एंटीजन के संपर्क में आते हैं। आगे इसमें लिखेंगे प्लीहा। इसमें लिखेंगे यह रक्त को फिल्टर करता है और इसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं और लिम्फोसाइट्स को संग्रहित करता है। यह रक्त जनित रोग जनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मुख्य स्थल है।
तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक व द्वितीयक लसीकाप अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए अगला क्वेश्चन निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। फर्स्ट है टीकाकरण, दूसरा है जैव उर्वरक। तो देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे टीकाकरण। इसमें हम लिखेंगे वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है। क्या होता है कि वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण क्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजन्य एंटीजेंस का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण का प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। तो टीकाकरण क्या होता है कि वैक्सीन अथवा टीका प्राय कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण क्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों यानी कि एंटीजेंस का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। आगे हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गोशीतला विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण क्रमक के रूप में प्रयोग किया था। अब देखिए दूसरी टिप्पणी हमसे पूछी गई थी जैव उर्वरक। तो इसमें हम लिखते हैं जैव उर्वरक। तो इसमें हम लिखते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाए जाते हैं। क्या होता है ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाए जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करके पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण लिखते हैं इसमें राइजोबियम। इसमें हम लिखेंगे फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के पौधों को उपयोगी बनाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं जैसे कि मानव इंसुलिन, टीके और विभिन्न उपचारों के लिए प्रोटीन का उत्पादन। यह तकनीक जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में भी मदद करती है जिससे एक रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन में बदला जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं जैसे कि मानव इंसुलिन, टीके और विभिन्न उपचारों के लिए प्रोटीन का उत्पादन। यह तकनीक जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में भी मदद करती है जिससे एक रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन में बदला जाता है। आगे हम इसमें लिखते हैं चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है दवाइयों का उत्पादन। इसमें हम लिखेंगे मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन में लिखते हैं मधुमेह के इलाज के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करके इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आगे हम लिखते हैं प्रोटीन थेरेपी। इसमें हम लिखेंगे हीमोफीलिया के इलाज के लिए रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों जैसे 8C का उत्पादन किया जाता है। अब टीके में लिखेंगे टीके, सुरक्षित टीके। इस तकनीक से ऐसे टीके बनाए जाते हैं जो अत्यधिक शुद्ध, विशिष्ट होते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एक उदाहरण है। क्या है? हेपेटाइटिस बी इसका एक उदाहरण है। तो सुरक्षित टीके में क्या है? इस तकनीक से ऐसे टीके बनाए जाते हैं जो अत्यधिक शुद्ध, विशिष्ट होते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका उदाहरण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपके 36 नंबर बिल्कुल पक्के हैं क्योंकि वो लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विशेषता और यहाँ पर लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा और यहाँ पर लिखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। तो विशेषता में लिखेंगे उपस्थिति। तो इसमें हम लिखेंगे यह जन्म से शरीर में मौजूद रहती है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह जन्म से शरीर में मौजूद रहती है। और बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की तो यह व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होती है। आगे देखिए आगे लिखेंगे विशिष्टता। इसमें हम लिखेंगे यह गैर विशिष्ट होती है और यह सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति एक जैसे प्रतिक्रिया करती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में हम लिखेंगे यह विशिष्ट होती है, यह किसी विशेष रोगाणु के लिए लक्षित होती है। आगे देखिए अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया की गति। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा में हम लिखेंगे यह तुरंत या बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। और बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की तो इसमें क्या होता है? इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। प्रारंभिक संपर्क में 4 से 7 दिन लग सकते हैं। आगे देखिए अगला है घटक।
तो घटक में हम लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा में शारीरिक अवरोध, त्वचा, कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और सूजन। और उपार्जित प्रतिरक्षा में हम लिखेंगे टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और एंटीबॉडी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्लोनिंग संवाहक। इसमें हम लिखेंगे एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी डीएनए खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। क्या होता है क्लोनिंग संवाहक? क्या होता है? एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी डीएनए खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। आगे हम लिखते हैं ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे डीएनए अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियां की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी डीएनए खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे डीएनए अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियां की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे हम इसमें लिखेंगे एक आदर्श क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। पहली क्या विशेषता होनी चाहिए? प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल। इसमें हम लिखेंगे यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति शुरू होती है। यह विशेषता संवाहक को परपोषी कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतियां बनाने में मदद करती है। आगे हम इसमें लिखेंगे चयनित मार्कर जीन। इसमें हम लिखेंगे यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। आगे देखिए इसमें हम लिखते हैं, अब देखिए अगला पॉइंट है क्लोनिंग स्थल। इसमें हम लिखेंगे संवाहक में अद्वितीय प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम विदेशी डीएनए को बिना किसी आवश्यक कार्य को बाधित के लिए जोड़ सके। आगे लिखते हैं छोटा आकार और उच्च स्थिरता। इसमें लिखते हैं एक छोटा आकार संवाहक को कोशिका के भीतर आसानी से प्रवेश करने और स्थिर रहने में मदद करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतु से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए बात करें पारजीनी जंतु की, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पारजीनी जंतु बताना है वो क्या होता है और बताना होगा पारजीनी जंतु से होने वाले लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल सकते हैं और लिख सकते हैं पारजीनी जंतु। इसमें लिखेंगे पारजीनी जंतु वे जीव हैं जिनके आनुवंशिक संगठन में एक या अधिक बाहरी जीन जानबूझकर डाले गए हैं। तो पारजीनी जंतु क्या होते हैं? पारजीनी जंतु वे जीव हैं जिनके आनुवंशिक संगठन में एक या अधिक बाहरी जीन जानबूझकर डाले गए हैं। यह बाहरी जीन जिसे ट्रांसजीन कहा जाता है आमतौर पर किसी अन्य प्रजाति से लिया जाता है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से जंतु के डीएनए में स्थायी रूप से एकीकृत किया जाता है। आगे लिखते हैं इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जंतु को एक नया विशिष्ट लक्षण या विशेषता प्रदान करना होता है जो स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद नहीं होती। आगे लिखते हैं लाभ। लाभ में हम लिखेंगे पारजीनी जंतुओं का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। आगे हम लिखेंगे अब हम पारजीनी जंतु से होने वाले लाभ को संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो लाभ में हम लिखेंगे कि पारजीनी जंतु का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसके आगे हम लिखेंगे जैविक उत्पाद। इसमें हम लिखेंगे ये वे विशिष्ट जैविक उत्पादों के उत्पादन में सहायता करते हैं जो अन्यथा दुर्लभ या महंगे होंगे। तो जैविक उत्पाद में क्या लिखेंगे? वे विशिष्ट जैविक उत्पादों के उत्पादन में सहायता करते हैं जो अन्यथा दुर्लभ या महंगे होंगे। सेकंड पॉइंट इसमें हम लिखते हैं टीका सुरक्षा परिरक्षण। इसमें हम लिखते हैं इनका उपयोग मानव उपयोग के लिए टीकों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है जिससे प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी हो जाती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं दवा और वैक्सीन उत्पादन। इसमें हम लिखेंगे पारजीनी जंतुओं का उपयोग बायो फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि कुछ मानव प्रोटीन, टीके और दवाएं जो उनके दूध में या अन्य उत्तकों में उत्पादित की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट है डीएनए पॉलीड्रोम, सेकंड है वहन क्षमता। तो फर्स्ट है डीएनए पॉलीड्रोम। इसमें हम लिखेंगे डीएनए पॉलीड्रोम। अब देखिए कई बार इनमें डायरेक्टली एक मार्क्स में पूछे जाएगी डीएनए पॉलीड्रोम पर टिप्पणी लिखिए या 2 मार्क्स में पूछा जाता है।
तो देखिए आपको इन पर टिप्पणी अच्छे से पता होनी चाहिए, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये वो क्वेश्चन है जो कि 2017 से 2025 तक पूछे गए हैं। और अगर आपने बस इस एक वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके 36 नंबर बिल्कुल यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो देखिए डीएनए पॉलीड्रोम पर हमें टिप्पणी लिखनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डीएनए पॉलीड्रोम। डीएनए का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पड़ने पर, पूरक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पड़ने पर ठीक वैसा ही होता है। यह एक शब्द या वाक्य की तरह होता है जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है। आगे हम इसमें लिखेंगे यह कैसे काम करता है। तो देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कैसे काम करता है। इसमें हम लिखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में एक स्ट्रैंड का अनुक्रम दूसरे स्ट्रैंड के लिए पूरक होता है। ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। एक पॉलीड्रोमिक अनुक्रम में अनुक्रम की समरूपता केंद्रक बिंदु से उलट जाती है। उदाहरण जैसे 5' GAATTC 3'। जब आप इस अनुक्रम को 5' से 3' दिशा में एक स्ट्रैंड पर पढ़ते हैं तो हो जाएगा GAATTC है। इसका पूरक स्ट्रैंड यानी कि 3' से 5 दिशा में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3' CTTAAG 5' होगा। जब इस पूरक स्ट्रैंड को उल्टी दिशा यानी कि 5' से 3' में पढ़ते हैं तो यह फिर से GAATTC होता है। अब देखिए अगला हमसे टिप्पणी पूछी गई थी वहन क्षमता। तो देखिए वहन क्षमता पर हम टिप्पणी लिखेंगे और लिखेंगे वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? जो वहन क्षमता होती है वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जनसंख्या की प्रतिकृति में जनसंख्या संतुलन के बाहर होती है। जब जनसंख्या में मृत्यु की संख्या जन्मों की संख्या तक बढ़ जाती है तो जनसंख्या कारकों पर वहन क्षमता पारिस्थितिकी प्रभाव को एक रणनीतिक क्षमता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम इसमें आगे हमारा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वर्णांता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर वर्णांता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते या उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। यह आमतौर पर जन्मजात होता है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। तो प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जाति के नाम लिखने हैं। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो हम यहाँ पर सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। आगे देखिए आगे हम इसमें लिखते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह भाग है जो श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात शेष बचता है। यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता बराबर क्या है सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर के, यानी कि NPP = GPP - R के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पर आहार जाल पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम इसमें लिखेंगे यह किसी पारतंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है जहाँ एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो हमें यहाँ पर बताना है परागण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परागण। बात करें परागण की तो देखिए जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण परागकोश में स्थित होता है। तो परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पुष्प के पौधे तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं और परागण परागकोश में स्थित होता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये पुष्प है। अब इस पुष्प में क्या होगा, यहाँ से इससे निकलकर ये यानी कि एक पौधे का अपने ही पौधे में, एक पुष्प का अपने ही पुष्प में या दूसरे पौधे का देखिए एक पौधे का अपने ही पौधे में होना स्वपरागण कहलाएगा और एक पौधे का दूसरे पौधे में होना क्या कहलाएगा परपरागण। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों द्विलिंगी पुष्प हैं। तो आप चाहे अगर तो इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार से उत्तर लिख कर आए तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा।
अगला क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, यानी कि आपको चित्र पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बायोलॉजी में आपसे चित्र के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप स्त्री जनन तंत्र देखिए। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें होती है फैलोपियन नलिका, ये देखिए ये होती है फैलोपियन नलिका, ये अंडाशय होता है, ये क्या होता है, ये बीच में गर्भाशय, ये क्या है, ये ग्रीवा है, और ये क्या है, ये वेजाइना है। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से चित्र बना करके आना है कि ये फैलोपियन नलिका है, ये अंडाशय है, गर्भाशय, ये ग्रीवा और ये वेजाइना है। ठीक है, अब आप इसके बारे में लिखेंगे अंडाशय। तो अंडाशय में आप लिखेंगे मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। अब देखिए आगे लिखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनियाँ, इसमें लिखेंगे अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुँचते हैं और अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे देखिए इसमें लिखेंगे गर्भाशय। इसमें हम लिखेंगे इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है और गर्भाशय से ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। और गर्भाशय में पीछे की ओर एक संकरी नलिका खुली है जिसे ग्रीवा कहते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। आगे लिखेंगे वेजाइना। इसमें हम लिखेंगे यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह शुक्राणु को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार से लिख करके आएंगे और ड्रॉ इस तरह से बना करके आएंगे और पॉइंट इस तरह से लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करना है। तो हमें क्या करना है, केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए फर्स्ट है अनुलेखन शुरू करना, यानी कि डीएनए से आरएनए होना, तो ये अनुलेखन। तो फर्स्ट है अनुलेखन शुरू करना। सेकंड है आरएनए श्रृंखला का निर्माण करना। थर्ड है अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण। इसमें फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि फर्स्ट इसमें आरएनए का निर्माण करता है, और सेकंड में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में एमआरएनए का निर्माण करता है, और थर्ड में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए का निर्माण करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा LAB का पूर्ण रूप लिखिए तथा इसके महत्व प्रकाश डालिए। तो हमें यहाँ पर LAB का पूरा नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LAB का पूरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हमें LAB का महत्व भी लिखना होगा, तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भोजन उत्पादन। इसमें हम लिखेंगे LAB यानी कि लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, जिससे भोजन का संरक्षण होता है और इसमें पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट में हम इसमें लिखते हैं पाचन में सहायता। ये बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में स्वस्थ सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं और खराब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पाचन तंत्र स्वतंत्र रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपने बस इतना कर लेना तो आपके 36 नंबर यहीं से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।